राधिका की ट्रेन आज बहुत लेट हो गई थी। आज वो 15 दिन बाद अपने मायके से लौट रही थी। हालांकि लौटना तो उसे 1 महीने बाद था, पर परी अपने पापा के पास जाने की जिद करने लगी और राधिका का भी उसके बिना मन नहीं लग रहा था, इसलिए पहले ही लौट गई। ट्रेन से उतरकर उसने टैक्सी की। हालांकि बहुत रात हो जाने की वजह से उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। ट्रेन लेट होने की वजह से एक बार को उसका मन हुआ कि देवेंद्र को फ़ोन करके स्टेशन बुला ले। फिर नहीं किया, क्योंकि एक तो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, दूसरी बात थी कि देवेंद्र को फिर से उसे सुनाने का मौका मिल जाता कि वो कमज़ोर है, और उसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती थी। राधिका एक सिंपल सी घरेलू लड़की थी। ऐसा नहीं था कि वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस उसे अपना घर और परिवार संभालने में खुशी मिलती थी। पहनावे में भी भारतीय परिधान ही उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे, और वो उस फप्ते भी थे। वो इस तरीके से पहनती थी, आंखों में काजल, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी, पैरों में पायल पहन और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति दिखती थी। अपने पहनावे की तरह स्वभाव से भी बहुत ही शांत और सिंपल लड़की थी। किसी पर भी तुरंत भरोसा न करना और किसी अनजाने में भी आहत न करना उसका स्वाभाविक गुण या अवगुण जो भी कह लीजिए उसमें विद्यमान थे। हालांकि कभी कभी देवेंद्र की फरमाइश पर वो वेस्टर्न ड्रेस भी पहन लेती थी, जबकि वो वेस्टर्न ड्रेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, पर देवेंद्र की खुशी उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। इसलिए जब भी उसके साथ कहीं जाती तो उसके हिसाब से तैयार होती। देवेंद्र को हमेशा से ही मॉडर्न लुक पसंद था, इसलिए वो कई बार राधिका को कहता और राधिका भी उसके कहे का मान रखती, पर वेस्टर्न कपड़ों में भी वो उसे देह उखाड़ू कपड़ों से दूर भागती थी। नन्ही परी उसकी गोद में ही उसके कंधे पर सर रख के सो रही थी। टैक्सी में बैठने से पहले उसने सुरक्षा की दृष्टि से उसने टैक्सी ड्राइवर की इजाज़त से ही उसकी एक फ़ोटो ले ली और टैक्सी नंबर अपने भाई को भेज दिया और अपना जीपीएस ऑन करके अपनी लोकेशन भी सेंड कर दी। वो कितनी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के भाव उसके चेहरे से नज़र आ रहे थे। डरती कैसे नहीं, एक तो औरत, उस पर भी एक नन्ही सी जान थी उसके साथ। टैक्सी ड्राइवर की नज़र बार बार रियर भी मिरर से राधिका को देख रही थी। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो बोल ही उठा, बहन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मेरे घर में भी माँ बहनें हैं। जब तक आप मेरे साथ हो आपको कुछ नहीं होगा। आपको सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी। अपने भाई पर भरोसा रखें। ड्राइवर की बात सुनकर राधिका ने झिझकते हुए कहा, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो घर पर सब गुस्सा करते हैं ना, इसलिए सारी डिटेल भेजनी पड़ी। आप बुरा ना मानो। नहीं बहन, मैं बुरा नहीं मान रहा, आपने बिल्कुल ठीक किया। आजकल के समय में अपनी सुरक्षा देखना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे आपकी किसी भी बात पर कोई बुरा नहीं लगा। बातों बातों में रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। राधिका का घर आ गया था। उसने परी को गोद में उठाया और टैक्सी से उतर गई। ड्राइवर ने सामान उतारकर उसके घर के दरवाजे के पास रख दिया तो राधिका ने भी उसके पैसे दे दिए। तभी उसने राधिका और परी के सर पर आशीर्वाद का हाथ रख के बोला, कभी भी इस भाई की जरूरत पड़े ना तो याद जरूर करना। राधिका का मन भावुक होता। उसने बहुत मुश्किल से आंख में उतर आए आंसुओं को खुद में जब्त करते हुए कहा, जी भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ड्राइवर भी हाथ जोड़कर चला गया। राधिका ने वेल की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई। घड़ी में 11 बज रहे थे। उसने वेल पर से हाथ हटाई और पर्स से घर की चाबी निकालकर दरवाजे में लगा दी। उसने अंदर आकर नींद भर में डूबी परी को धीरे से सोफे पे लिटाया और फिर अपना बैग खींचकर अंदर किया। दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। बेबी आप बस 5 मिनट यहाँ सो जाओ, मम्मा अभी आपके पापा से मिलकर आती है। राधिका ने झुककर सोई हुई परी के माथे को चूमते हुए कहा। देवेंद्र से इतने दिन बाद मिलने की खुशी उसके चेहरे पे एकदम साफ साफ झलक रही थी। वो देखना चाहती थी कि अचानक से उसे देखकर देवेंद्र क्या कहता है, और फिर उससे पूछती है कि देखो मैं अकेली आ गई, कमज़ोर नहीं हूँ। देवेंद्र की आंखों में अपने लिए गर्व देखना चाहती थी। वो चुपचाप दबे पांव अपने रूम की तरफ बढ़ गई तो देवेंद्र को सरप्राइज देना चाहती थी, पर अपने रूम के दरवाजे के पास उसके पांव ही ठिठक गए। अंदर से किसी के हंसने और खिलखिलाने की धीमी आवाज़ आ रही थी। राधिका के आश्चर्य से भवें सिकुड़ गई और माथे पर बल पड़ गए। इतनी रात को मेरे कमरे में कौन है, सोचते हुए राधिका ने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने का नज़ारा देख उसके पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। उसे लगा उसका सर घूम गया हो, जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
बड़ी मुश्किल से दरवाजे का सहारा लेकर वो खुद को खड़ी रख पाई। बेड पर सामने उसकी सहेली अंजलि उसके पति के साथ एकदम से असहज हालत में थी। अपने होश संभालने के बाद राधिका दरवाजे को जोर से धक्का देते हुए चीख उठी। दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया और जाके पूरा दीवार से टकरा गया। राधिका को सामने देखकर दोनों हड़बड़ा चुके थे। बड़ी मुश्किल से देवेंद्र खड़ा हुआ और अपने अटकते हुए शब्द से बोला, राधिका तुम? अचानक तभी उसे जमीन पर पड़ी अपनी शर्ट नजर आई तो उसने जल्दी से उठा लिया, पर हड़बड़ाहट में पहन नहीं पा रहा था। अंजलि भी भौचक्की रह गई थी और फटी आंखों से राधिका को देखे जा रही थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। राधिका दोनों हाथों से ताली बजाते हुए देवेंद्र और अंजलि को देखे जा रही थी। वो धीरे धीरे चलती हुई अंजलि के पास पहुंच चुकी थी। अंजलि के पास आने पर बिस्तर के नीचे उतर कर खड़ी हो गई। राधु देखो जो तुम सोच रही हो ऐसा। एक जोरदार थप्पड़। अंजलि के शब्द पूरे के पूरे मुंह में ही रह गए। राधिका उसके सामने गुस्से से आंखें लाल किए देख रही थी। उसके मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों के रास्ते गुस्सा बाहर आ रहा था। बोल न पाने की स्थिति में और अपने आप को रोकने के कारण उसकी सांसें जो है फूलने लगी थी। अपने गाल पर थप्पड़ पड़ते ही जहां अंजलि गुस्से से तिलमिला उठी थी, उसकी मुट्ठियां कस गई थी और जबड़े कस गए थे। वहीं देवेंद्र झटके से राधिका के पास पहुंचा और गुस्से से उसे अपनी तरफ घुमाते हुए चीख पड़ा, पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल ही हो गई हूँ। इतना कुछ देखने के बाद अगर मैं पागल न हो जाऊँ तो क्या हो जाऊँ? एक बार भी तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? मेरा ख्याल नहीं आया? राधिका ने गुस्से से देवेंद्र का कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, क्या आपको अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं आया? क्या कमी थी आखिर मुझ में? अगर थी भी तो कहते ना, मैं पूरी कोशिश करती उसे दूर करने की, और अगर कर भी नहीं पाती तो कह देते, मैं खुद से तुम्हारे रास्ते से एकदम से दूर चली जाती। इस तरह विश्वासघात तो नहीं होती, मेरी पीठ पे छुरा तो नहीं घोंपते। राधिका ने रोते रोते अपना सर देवेंद्र के कंधे से टिका दिया। उसका कॉलर अब भी उसे अपनी मुट्ठियों में भींच रखा था। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला चुकी थी। उसे लग रहा था उसकी दिमाग की नसें फट जाएगी। राधिका को देवेंद्र के कंधे से लगे देख पहले से ही गुस्से में तिलमिलाई अंजलि अब बर्दाश्त ना कर सकी। उसने वहीं टेबल पर रखा पीतल का गुलदान उठाया और उससे पहले देवेंद्र कुछ समझ पाता उसने राधिका के सर पर वार कर दिया। वार इतना तेज था कि राधिका के सर से खून के फव्वारे निकले। उसकी पकड़ देवेंद्र के कॉलर से छूट गई। अपना एक हाथ सर पर रखते हुए उसने पलट कर देखा तो सामने अंजलि गुलदान लिए खड़ी थी। खून के छींटे उसके चेहरे पर और चादर पर फैले हुए थे। गाढ़ा गर्म खून, जो कि इतना गाढ़ा था कि न लाल लाल दिख रहा था न काला, बस आभास दे रहा था कि बहकर राधिका की आंखों के ऊपर से होते हुए गालों पे बह रहा था, जैसे कि उसकी आंखों से खून निकल रहे हों। और वो उस रक्तिम आंखों से अंजलि को देख रही थी। कुछ ही क्षणों में राधिका की आंखें के आधे अंधेरा छा गया और वो कटे पेड़ की भांति जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अभी भी जैसे अंजलि को ही घूर रही थी। अंजलि भी अपने गुस्से से बाहर नहीं निकल पाई थी। उसी तरह गुलदान हाथ में लिए गुस्से से कांप उठी थी। राधिका को नीचे गिरते देख देवेंद्र सख्ती में आ गया। ये क्या किया तुमने? होश में आ जाओ अंजलि। देवेंद्र ने बुत बनी अंजलि को कंधे पर पकड़कर झोड़ दिया। अंजलि भी जैसे ही होश में आई, सामने राधिका को देख खून से लथपथ उसके होश उड़ गए। हाथ से गुलदान छूटकर जोर से आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। देवेंद्र, ये सब क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? अंजलि ने अपना चेहरा देवेंद्र के सीने में छुपा लिया। डर से उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। देवेंद्र ने गुस्से से झटककर अपने से दूर करते हुए कहा, अब क्या मुंह छुपा रही हो? ये सब क्या किया तुमने? अब क्या करेंगे हम? देवेंद्र गुस्से और टेंशन में कमरे से ही बेचैनी में इधर उधर टहलने लगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। थक कर वो अपना एक हाथ कमर पर रखा और दूसरे हाथ की उंगलियों को अपनी भौहों पर फिराते हुए राधिका के पास आके खड़ा हुआ। फिर उसने अपने पैर को मोड़ते हुए एक घुटने पर बैठ गया और अपनी उंगलियां राधिका की नाक के पास ले जाकर उसकी सांसों को महसूस करने की कोशिश करने लगा। इसकी सांसें अभी चल रही थी। उसने अंजलि की तरफ देखते कहा, तो अब क्या क्या हम लोग? अंजलि ने किसी तरह हकलाते हुए कहा, चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं।
भय से अंजलि पीली पड़ चुकी थी। पागल हो गई हो क्या? एक गलती तो तुम कर चुकी हो, दूसरी इसे हॉस्पिटल पहुंचाकर मैं करूं? अगर ये बच गई ना तो हम दोनों जेल में होंगे। और जो ये शानदार बंगला गाड़ी जिसे तुम ऐश करती हो ना, सब इसी के बाप का दिया हुआ है। इसका बाप हमें भी स्वर्गवासी बना देगा। देवेंद्र ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तो अब क्या करेंगे हम लोग? डर के कारण अब अंजलि की रुलाई फूट पड़ी थी। उसके हाथ पैर डर की वजह से कांप रहे थे। एक मिनट, एक मिनट, अगर ये यहाँ पर है तो परी कहाँ है? अचानक से देवेंद्र को अपनी बेटी परी की याद आ गई। वो तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगा तो अंजलि चीख पड़ी, मुझे इसके पास अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ अकेले नहीं रुकूंगी। और हाँ, उसने दौड़ते हुए देवेंद्र की बाह पकड़ ली। जाकर पहले खुद को साफ करो और अपने कपड़े पहनो। बोलते हुए देवेंद्र ने गुस्से से उसका हाथ अपनी बाह से हटाते हुए झिड़क दिया और तेजी से बाहर निकल गया। ड्राइंग रूम में नन्ही सी परी इस बात से अनजान कि उसकी माँ के सर से माँ की ममता भरे हाथ कट गए हैं। अब रोने पर उसकी माँ उसे चुप कराने नहीं आएगी। सोफे पे आराम से सो रही थी। उसके मासूम से होठों पर एक मुस्कान खिल रही थी। शायद कोई प्यारा सा मधुर सपना देख रही थी। देवेंद्र के जाते ही अंजलि डर के मारे जल्दी से अपने कपड़े उठा दूसरे कमरे में भाग गई। उसे वहां खून से लथपथ पड़ी राधिका को देखकर दहशत हो रही थी। उसे सोता देख देवेंद्र वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो वो राधिका के बैग से टकरा गया। पहले तो उसे गुस्से से जोरदार ठोकर मारते हुए आगे बढ़ा, फिर तुरंत ही वापस पलटा और बैग को लेकर अपने रूम में पहुंचा। तब तक अंजलि भी कपड़े बदल कर आ चुकी थी। देवेंद्र ने कमरे में आते ही जल्दी से उसका बैग खोला और तेजी से उसमें से कपड़े निकालकर बाहर फेंकने लगा। उसका दिमाग और हाथ दोनों ही बहुत तेजी से चल रहे थे। देवेंद्र, पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो? अंजलि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बौखलाई सी देवेंद्र से पूछ रही थी, पर देवेंद्र बिना उसे कोई जवाब दिए अपने काम में लगा रहा। बैग खाली होते ही राधिका के दोनों हाथ पकड़कर उसे घसीटकर बैग के पास ले आया। उसके घसीटे जाने की वजह से राधिका हल्की सी कराह उठी। देवेंद्र, वो अभी भी जिंदा है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जब होश में आएगी तो किसी तरह चुप करा देंगे। कहते हैं किसी का खून पचा पाना आसान नहीं होता। अंजलि ने गुस्से में वार तो कर दिया, लेकिन अब उसका खून देखकर उसके मन में दहशत भर गई। आखिर एक साधारण लड़की ही तो थी, कोई प्रोफेशनल किलर भी तो नहीं थी। जस्ट शट अप। तुम्हें जो करना था वो कर लिए। अब मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं है और ना ही अपना ऐशो आराम खोना चाहता हूँ। आखिर इसी के लिए तो मैंने इससे शादी की थी और इतने समय में इसे झेल भी रहा था। अब तुम्हारी गलती की सज़ा नहीं भुगतने वाला, समझे तुम? अब तुम अपनी बकवास बंद करो और मूर्ति बनकर खड़ी रहो। मेरी मदद करो। अंजलि के पास भी कोई चारा नहीं था, जेल तो उसे भी नहीं जाना था, तो इसलिए वह देवेंद्र की मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर किसी तरह उसे बैग में ठूंस दिया और बैग बंद कर दिया। राधिका में अब भी कुछ सांसें बाकी थी, पर वो इतना घायल थी कि विरोध नहीं कर पा रही थी, पर सब कुछ सुन और महसूस कर रही थी। परी को याद कर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, जिन्हें वो पोंछ भी नहीं सकती थी। उसकी आत्मा तड़प उठी अपनी नन्ही परी के लिए। धीरे धीरे उसकी वो तड़प भी शांत हो गई। जल्दी जल्दी दोनों ने फर्श पर फैले खून को साफ किया। उसके बाद दोनों बैग को खींचते हुए बाहर आए। ड्राइंग रूम में पड़ी अंजलि की नज़र सोई हुई परी पर पड़ी तो वह ठिठक गई। देवेंद्र, अंजलि ने डरती हुई परी की तरफ उंगली से इशारा किया, बाद में देखते हैं, अभी चुपचाप जल्दी चलो, सवेरा होने से पहले इसे ठिकाने लगा देते हैं। दोनों ने जल्दी से बैग को गाड़ी में डालकर पहाड़ की तरफ बढ़ गए। पहाड़ से उस लोगों ने बैग को नीचे फेंक दिया और सुबह होने से पहले ही घर वापस आ गए। दोनों आकर सोफे पर निढाल होकर गिर पड़े। अभी दोनों ने चैन की सांस भी ना ली थी कि परी जाग उठी। मम्मा, मम्मा। रोने की आवाज़ से दोनों की हड़बड़ाहट गए। सुनो, जल्दी से इसे चुप कराओ, बाहर किसी को भी इसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देवेंद्र ने परी को उठाकर अंजलि की गोद में डाल दिया। मैं चुप कराऊं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे बहुत तजुर्बा है बच्चों पालने का। तुम्हारी बेटी है, तुम चुप कराओ। अंजलि ने चिढ़कर वापस से परी को देवेंद्र की गोद में पटक दिया। इस उठा पटक में परी का रोना और बढ़ गया तो देवेंद्र ने जल्दी से उठते हुए चुप कराने की कोशिश करने लगा। मुझे लगता है किसी भूख लगी है, तुम जल्दी से इसके लिए दूध तो बना सकती हो।
देवेंद्र अब चिढ़ चुका था। उसका गुस्सा और चिढ़ देखकर अंजलि चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। मम्मा मम्मा सुन लो, मैं सुनता हूँ, तुम कहानी सुनो, तुम मेरी गुड़ियों की रानी हो, मेरे मम्मा रे मम्मा। नन्ही परी ये गाना सुनकर चुप हो गई और खिलखिलाने लगी, क्योंकि राधिका परी को सुलाने के लिए हर वक्त यही गाना गुनगुनाती थी। शुक्र के है समय पे याद आ गया कि राधिका यही करती थी उसे सुलाने के लिए। पर इसे रोज कैसे संभालूंगा, और जब सब लोग पूछेंगे कि राधिका कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा। देवेंद्र के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। किसी तरह से दोनों ने मिलकर अंजलि को चुप कराया और उसे दूध पिलाकर दोबारा सुला दिया, और खुद भी वहीं सोफे पे टेक लगाकर आराम से सिर टिका दिया। तभी अचानक देवेंद्र का फ़ोन चिल्ला उठा। उसके बजने के साथ ही डरकर अंजलि की भी चीख निकल गई। पागल हो गई हो क्या? चीख क्यों रही हो? फ़ोन बज रहा है, बड़ी मुश्किल तो इस शैतान को सुलाया है, और अब तुम चीख कर मत उठा दो। देवेंद्र ने अपने हथेली से अंजलि का मुंह तेजी से बंद करते हुए कहा। फोन पर राधिका के भाई अजीत का नाम फ्लैश हो रहा था। अजीत का नाम देखते ही देवेंद्र के माथे पर पसीने की बूंद चुचुहा आई। वो फोन लेकर तेजी से अपने कमरे में गया और खुद को संयत करते हुए फोन उठा लिया। हेलो, देवेंद्र ने अपनी आवाज़ को संयत करते हुए धीरे से कहा। जीजा जी कैसे हैं आप? सॉरी जीजा जी, आपको इतनी सुबह डिस्टर्ब कर दिया, पर वो दीदी ने वहाँ पहुंचकर फ़ोन भी नहीं किया। माँ बहुत चिंता कर रही थी। रात तो किसी तरह समझा लिया था माँ को, पर अब नहीं मान रही है। दीदी और परी ठीक से पहुँच गए हैं ना? कब से दीदी का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है। अजीत ने एक सांस में ही सारी बातें बोल दी। दरअसल इस तरह सुबह सुबह उसे फ़ोन करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर बहन की चिंता और माँ को बार बार जिद करने की वजह से उसे करना पड़ा। अजीत द्वारा राधिका के फ़ोन की चर्चा करने पर देवेंद्र और भी चिंतित हो उठा, क्योंकि अभी तक उसका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था कि राधिका का सारा सामान यहीं पड़ा हुआ था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अजीत से क्या कहे। वो तेजी से उन सब सामानों के बीच राधिका का फ़ोन ढूंढने लगा, पर उसे फ़ोन नज़र नहीं आ रहा था। हेलो जीजा जी, हेलो, आप सुन रहे हैं ना? दीदी ठीक से पहुंच गई है? देवेंद्र को चुप देख अजीत ने पूछा। हाँ हाँ, वो ठीक से पहुंच गई है, अभी अभी वो बाथरूम में है। अभी वो बाथरूम है, मैं बोल दूंगा उससे, वो बात कर लेगी। हड़बड़ाहट में देवेंद्र किसी तरह अटकते हुए झूठ बोल दिया। क्या बात है जीजा जी, तबीयत ठीक तो है ना? आप हकला क्यों रहे हैं? अजीत देवेंद्र की हड़बड़ाहट और परेशानी को भांपते हुए पूछ बैठा। मैं कहाँ हकला रहा हूँ? हाँ, वो अभी मैं नींद में था ना, इसलिए अचानक से मैं फ़ोन की घंटी बजी तो हड़बड़ा गए। ओह अच्छा, सॉरी जीजा जी, बस वो जानना था कि दीदी और परी ठीक से पहुँच गए हैं या नहीं। आप सो जाइए, दीदी को बोल दीजिएगा, बाद में बात कर लेंगी। ओके बोल दूंगा। बोलते हुए देवेंद्र ने झट से फ़ोन काट दिया। उधर अजीत को देवेंद्र का व्यवहार कुछ तो अटपटा लगा। न हाय, न हेलो, न हाल चाल, कुछ भी नहीं पूछा जीजा जी ने, पर अपने मन का वहम समझ अपनी गर्दन झटक दी उसने। इधर देवेंद्र जल्दी जल्दी राधिका का सामान में एक बैग में भरने लगा। किसका फ़ोन था देवेंद्र? और ये सब क्या कर रहे हो तुम? बोलो ना, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अंजलि भी अब तक रूम में आ चुकी थी। देवेंद्र को हैरान परेशान सा देख पूछ बैठी। तुम्हें नहीं मालूम क्यों परेशान हूँ? अब खड़ी क्या है, मेरी मदद करो। नहीं, तुम एक काम करो, उसका मोबाइल ढूंढो, जाओ जल्दी करो, देवेंद्र ने उसके बेतुके सवाल से खींचकर कहा। कल से देवेंद्र का बार बार उसे छिड़कना अंजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर अभी दोनों ही सब गुनाह में शामिल थे। न चाहते हुए भी उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा था। वो बिना कुछ बोले देवेंद्र के साथ वहीं कपड़ों के बीच ठूठने लगी। अरे कम अक्ल औरत, यहाँ तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ, तुम कहीं और जाकर ढूंढो, देवेंद्र ने चिढ़ते हुए उसे कहा। तो अंजलि बोली, कल से देख रही हूँ तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ना ही मुझे राधिका समझने की भूल करना। पाँव पटकते हुए अंजलि वहाँ से चली गई और जाकर धम से सोफे पे बैठ गई। उसने पास पड़ा कुशन और सामान गुस्से से नीचे फेंक दिया। एक बार को गुस्से की वजह से उसका ध्यान नहीं गया, पर फिर अचानक से उसकी आंखें फैल गई। सामने राधिका का पर्स पड़ा था। उसने झट से उसे उठाया और टटोलने लगी। पर्स के अंदर ही उसे मोबाइल और राधिका का क्रेडिट कार्ड मिल गया। उसने जल्दी से कार्ड को अपने पास छुपाया और मोबाइल लेकर भागती हुई
देवेंद्र के पास पहुंच गई। देवेंद्र, देखो मिल गया मोबाइल। उसने मोबाइल देवेंद्र की तरफ बढ़ा दी। देवेंद्र ने भी झटके से मोबाइल उसके हाथ से लेकर उसे देखने लगा, पर वो ऑफ था। देवेंद्र ने जल्दी से उसे ऑन किया। अजीत के काफ़ी सारे मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। थोड़ी देर सोचने के बाद देवेंद्र उस पर फटाफट से कुछ टाइप करने लगा और फिर जल्दी से अपने फ़ोन में सेंड कर राधिका का फ़ोन ऑफ कर दिया। देवेंद्र के शातिर दिमाग ने खुद को बचाने का कोई तो प्लान बना रहा था। इन सब चीज़ों में बहुत देर हो चुकी थी। उसने घड़ी देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। देवेंद्र जल्दी से तैयार होकर राधिका का सारा सामान लेकर ऑफिस निकल गया और जाते जाते अंजलि को परी का ध्यान रखने के लिए बोल गया। ऑफिस के रास्ते में ही उसने एक सुनसान जगह देखकर वहां बह रहे गंदे नाले में राधिका का सारा सामान फेंक दिया। जाने से पहले उसने आसपास देखकर उसने तसल्ली कर ली कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर बड़े इत्मीनान से अपने ऑफिस पहुंचकर अपने काम में लग गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि काम तो बहुत दिखावे के लिए कर रहा था, उसका दिमाग तेजी से खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लान कर रहा था। इधर घर में अंजलि परी को संभालने में परेशान हो चुकी थी। परी कभी भूख से तो कभी माँ को ढूंढते हुए बस रोए जा रही थी। रात भर जागने और बाकी की भागा दौड़ी के कारण अंजलि बुरी तरह थक चुकी थी। वो सोना चाहती थी पर परी के कारण सो नहीं पा रही थी। चिढ़कर उसने जैसे ही परी को चुप कराने के लिए गोद में उठाया, परी ने उस पर पोटी कर दी। एक दिन जब पहले का पहना हुआ डायपर भी अब संभल नहीं पाया, उसने वह सब कुछ बाहर उगल दिया। अंजलि के कपड़े पीले रंग से रंग गए। बदबू से अंजलि के बिगड़े चेहरे को देखकर परी मुस्कुराने लगी, जैसे कह रही हो, मैंने अपनी माँ के साथ तुम्हारे किए का बदला ले लिया, तुम इसी लायक हो। घिन और बदबू की वजह से अंजलि को उबकाई आ गई। फिर उसने बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने मासूम परी को का मुस्कुराना उसके गुस्से को और भड़का दिया और उसने गुस्से में नन्ही सी परी के गाल पर अपनी 5 उंगलियां छाप दी और सोफे पर पटक दिया। परी बिलक बिलक कर रोने लगी। अंजलि गुस्से से बाथरूम की तरफ बढ़ी, तभी उसे लगा किसी ने उसे जोर का धक्का दिया और वो मुंह के बल गिर पड़ी। चोट लगने की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगा। अंजलि ने झट से पलटकर पीछे देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। डर से अंजलि की हालत खराब हो गई थी। कौन है? किसने धक्का दिया मुझे? बड़ी मुश्किल से उसकी हलक से आवाज़ निकली, पर जवाब नहीं मिला। उसे पूरे घर में बस परी की रोने की आवाज़ गूंज रही थी। बहुत देर तक उसी तरह बैठी डरी सहमी नज़रों से इधर उधर देखती रही, पर कोई भी नज़र नहीं आया। तो उसने खुद से ही कहा, तू ज़्यादा मत सोच अंजू, कोई भी यहाँ नहीं है तेरे सिवा। देवेंद्र भी तो कब का चला गया है। लगता है नींद नहीं पूरी होने का असर है। मेरा पैर इसी चेयर में फंस गया होगा। हाँ, यही हुआ होगा। हाँ। अंजलि खुद को तसल्ली देकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उफ, कितनी चोट लगी, उसने आईने में देखते हुए डिटॉल से अपनी चोट को साफ करते हुए कहा। दोस्तों, इसकी कहानी आपको आगे मिलेगी। पूरा कहानी सुनना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसी लगी आज की हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।